कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में। क्या डिफाइन किया गया है कंपनी का? अगर आप सही डेफिनेशन देखो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, तो कंपनी का सिंपलेस्ट डेफिनेशन दिया गया है जो कि आपके लिए रिलेवेंट है। वो है कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी refers to a company incorporated under this act और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल सा बात है, कंपनी का मतलब वो कंपनी का डेफिनेशन जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर है या फिर प्रीवियस कंपनी लॉज, कंपनी 1956 है उसके पहले जो भी प्रीवियस कंपनीज लॉज हैं उनके अंदर में जो कंपनी का डेफिनेशन है वो उसी का मतलब कंपनी होता है। सिंपल सा बात है, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो कंपनी एक्ट 2013 कहता है। नेक्स्ट आप लोग के काम का नहीं है ये सब, तो जस्ट रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स में। फीचर्स में क्या बोला गया? पहला, लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये आपको भी पता है कि कंपनी का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है और उसका लीगल आइडेंटिटी जो होता है वो अलग होता है उसके कंपनी के प्रोप्राइटर से। मतलब कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, है ना? वही फीचर यहाँ पे बताया गया है। अ कंपनी हैज़ एन इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी, है ना? इन द केस ऑफ सॉलमन वर्सेस सॉलमन, ये थोड़ा फेमस केस है, इसका नाम जस्ट याद रख लेना आप लोग। इन द केस ऑफ सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड, क्या निकल के आया? दैट अ कंपनी इज अ पर्सन एंड हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी अपने आप एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसका ये जो लीगल आइडेंटिटी है वो सेपरेट होता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अ कंपनी possesses a separate and independent legal personality of its own with a legal status can sue and be sued with its own name। मतलब क्योंकि कंपनी का अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसलिए कंपनी चाहे तो किसी दूसरे कंपनी को स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, या कोई और चाहे तो कंपनी के ऊपर में स्यू कर सकता है या केस कर सकता है। ये रहा पहला फीचर कंपनी का। नेक्स्ट, नेक्स्ट फीचर आता है लॉ ऑफ एजेंट। मतलब कंपनी अपने आप में ना कोई लॉ है, ना ये कोई एजेंट है सब्सक्राइबर्स का, और ना ही ये ट्रस्टी है। दैट इज वाई पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन लिमिटेड कंपनी। इसीलिए लोग पैसा कहाँ लगाते हैं? लिमिटेड कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। थर्ड फीचर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है कई बार बाय गारंटी, कई बार लिमिटेड होता है बाय शेयर्स। The limited liability of a member is the most important characteristic of a company। किसी भी कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी उसका सबसे important characteristic होता है। In the case of a company limited by shares, the liability of the shareholders, जो liability होता है shareholders का, वो क्या होता है? वो restricted होता है, are restricted to by the nominal value of the shares held by the members। मतलब shareholders का जो liability होता है वो limited होता है
उतना ही तक जितना का शेयर्स वो होल्ड करके रखते हैं। इन द केस ऑफ अ कंपनी limited by guarantee, in the case of a company limited by guarantee, the shareholders liability is limited by guarantee। मतलब अगर कोई भी कंपनी का लिमिटेशन, कोई भी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उसका मतलब उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स ने जो लाइबिलिटी का लिमिटेशन लिया होगा, जिन्होंने एक्सेप्ट किया होगा कि इन केस ऑफ कंपनी ऑफ वाइंडिंग अप या कंपनी डूबने लगेगा तो इतने का लाइबिलिटी हम लेते हैं, इतने का हम गारंटी लेते हैं, उतना तक इनका लाइबिलिटी फिक्स रहता है। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में क्या हुआ, कंपनी जो होता है वो चलते रहता है, कंपनी के मेंबर्स आएंगे जाएंगे मर जाएंगे और कंपनी चलते रहेगा। अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग इट्स ओन प्रॉपर्टी, है ना। कंपनी चाहे तो अपने नाम प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकता है, ओन कर सकता है या डिस्पोज कर सकता है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया, अ कंपनी कैन कंटिन्यू इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई। कंपनी के सारे मेंबर्स मर जाएंगे फिर भी कंपनी चलते रहेगा, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन रहता है। दिस मीन्स दैट अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एक वॉर हो रहा है, युद्ध का स्थिति है, ड्यूरिंग द वॉर ऑल मेंबर्स ऑफ वन प्राइवेट कंपनी, मतलब एक कोई प्राइवेट कंपनी उसके सारे मेंबर्स मर गए क्योंकि उसमें जनरल मीटिंग हो रहा था, वहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ, मर गए, पर किल्ड बाय अ बॉम्ब बट द कंपनी सर्वाइव्ड। सारे के सारे मेंबर्स मर जाएंगे ना किसी भी कंपनी के, फिर भी कंपनी सर्वाइव कर जाता है, कंपनी बचा रहेगा। इंसान मर गया फिर भी कंपनी चलता रहेगा, क्यों? क्योंकि नए लोग आएंगे उस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, आगे कंपनी को लेकर चले जाएंगे। तो नॉट इवन अ हाइड्रोजन बम वुड हैव डिस्ट्रॉयड इट। मतलब कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी एक तरीके से अमर होता है, एज लॉन्ग एज खुद से डाइल्यूट ना किया जाए, वाइंडिंग अप में ना चला जाए, है ना। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को लेकर क्या बोला गया कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज वन ऑफ द रीजंस फॉर पीपल फॉर्मिंग अ कंपनी इंस्टेड ऑफ वेंचरिंग इनटू अ पार्टनरशिप। क्योंकि कंपनी के केस में शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसलिए लोग पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंपनी के फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सेक्शन 44 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का, that the shares held by the members are movable property and can be transferred from one person to another। क्योंकि शेयर्स अपने आप में मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और ट्रांसफर हो सकता है वन टू अनदर एज स्टेटेड बाय द ओआ ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओआ में जिस तरीके से बताया हुआ है उस तरीके से, उस प्रोसेस को मेंटेन करते हुए शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बिकॉज शेयर इज ए ट्रांसफरेबल, इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। और आज के डेट में जब शेयर्स जो होता है वो डीमैट फॉर्म में आ गया है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपोजिटरी एक्ट 1996, जैसे डीमैट शेयर्स आ गया है, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। After the incorporation of Depository Act 1996, shares have also become transferable in electronic mode। Next, common seal क्या बोला कि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसलिए कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है जो कि उस कंपनी का ठप्पा होता है या उस कंपनी का सील होता है। A company is like an artificial person and therefore cannot sign a contract। कंपनी खुद से कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, पर कंपनी जो भी अपने फंक्शंस होते हैं उनको कैसे कैरी आउट करता है। फंक्शंस ऑफ अ कंपनी आर कैरिड आउट with the help of a seal। A common seal acts as the official signature of the company।
द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी इनग्रेव्ड ऑन इट्स कॉमन सील। कंपनी का जो ठप्पा होता है, सील होता है, उसमें उस कंपनी का नाम होना चाहिए उस रबड़ स्टैम्प पर। नेक्स्ट फीचर है कंपनी का लिफ्टिंग और पायरसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ये आपको पता है कि एज ए जनरल कंपनी एक लीगल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसका एक अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जो कि उसके मेंबर से अलग होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, कई बार लोगों ने फ्रॉड किया। दैट मीन्स एक कंपनी के बिहाफ में उस कंपनी के मेंबर्स ने कुछ फ्रॉड किया, लोगों के साथ में कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं। तो का कोई भी केस होगा तो किसके ऊपर में होगा? कंपनी के ऊपर में केस होगा, है ना। तो जो ओनर्स हैं या जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया वो बच जाएंगे। इस मोटिव के साथ में कई बार फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ किए गए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ किए गए। इसलिए बाद में डिसाइड किया गया धीरे धीरे करके, रियल वर्ल्ड में इस तरीके के जब एक्टिविटीज़ होने लगे तो ये डिसाइड किया गया कि अगर किसी भी कंपनी के फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को देखते हुए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को देखते हुए, इलीगल एक्टिविटीज़ को देखते हुए ये लगता है कि उसके पीछे कोई और इंसान है, कोई पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन है जो कि इंगेज है इस तरीके के काम में, जिसके जो अपने हाथों से इनडायरेक्टली कंपनी के हाथों से फ्रॉड करवा रहा है, लोगों का पैसा डुबा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, इलीगल कुछ भी काम कर रहा है, तो बच के नहीं जा सकता ये कह के कि हम अलग है और कंपनी अलग है और फ्रॉड तो कंपनी के नाम से हो रहा है। उस केस में वो जो बीच का पर्दा है जिसके थ्रू कंपनी अलग रहता है और कंपनी का जो मेंबर होता है वो अलग रहता है, उसको हटा दिया जाएगा और कॉर्पोरेट पर्दा, कॉर्पोरेट विल जो है उसको हटा दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उस कंपनी ने जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया या उस कंपनी ने जो इलीगल एक्टिविटीज़ किया उसके पीछे करने के पीछे जो मेंबर इंगेज था वो भी लायबल है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया लिफ्टिंग और पायरसिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है, आप लोग उसको रीड कर लेना। लिखा हुआ ना, इन द रियल वर्ल्ड द बिजनेस ऑफ सच आर्टिफिशियल पर्सन्स have to be carried out by real persons. The real benefit of corporate advantage must be derived by natural persons. Obviously ये जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है कंपनी का उसका फ़ायदा कौन उठाता है? नेचुरल पर्सन्स, रियल पर्सन्स, लोग, इंसान। सिंस एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट डू फ्रॉडलेंट, इलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑन इट्स ओन। कंपनी खुद से तो फ्रॉड नहीं करता है ना, उसके पीछे लोग होते हैं, इंसान होता है जो लोग फ्रॉड कंपनी के नाम पे करते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कई बार टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। और ये लिफ्टिंग कौन करता है? लिफ्टिंग ऑफ और पायरसिंग ऑफ corporate will can be done only by the court. From the judgment of the Solomon versus Solomon Company Limited, the principle may be called the will of incorporation. Next, बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या बोला गया इसमें कि द कंपनी एक्ट प्रोवाइड्स केसेस। कंपनी एक्ट बहुत सारे केसेस बताता है वेर डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जहाँ पे कंपनी के या डायरेक्टर्स या मेंबर्स को लायबल माना गया बिसाइड्स द कंपनी, मतलब उन्हें माना गया कि उन्होंने गलती किया, उन्हें दोषी करार दिया गया। हियर कब करार दिया गया? द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी इज मेंटेन्ड, मतलब ये तो माना ही गया कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है विद द एक्सेप्शन दैट द पर्सन बिहाइंड द लाइन ऑफ पर्सनली हेल्ड लायबल। और ये भी माना गया दोनों अलग भले हैं, कंपनी अलग भले है, उसके मेंबर्स अलग भले हैं, पर कंपनी को ऑपरेट बैक स्क्रीन से, पीछे से कौन कर रहा है? नेचुरल पर्सन या यूं कहें कंपनी के ओनर से मेंबर्स। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी क्या बोला?
सेक्शन 12 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्स a registered office change in the address of the registered office and publication of the address of the registered office. If any default is made on the part of the company, every officer shall be liable with a fine of ₹1000 per day which may extend up to ₹1 lakh. मतलब कि अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन ना दिया जाए, पब्लिश ना किया जाए कि कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, तो जो भी उस कंपनी के ऑफिसर्स हैं उन्हें डिफ़ॉल्ट में माना जाएगा और ₹1000 से लेके 1 लाख तक का फाइन स्लैप किया जाएगा। नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। आपको पता है कंपनी जब आईपीओ लेके आता है तो उस कंपनी से प्रोस्पेक्टस इशूज़ करती हैं। प्रोस्पेक्टस के थ्रू हमें पता चलता है कि जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कंपनी जो शेयर्स लेके मार्केट में आ रहा है, तो शेयर्स हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ होता है कंपनी के पास रिकॉर्ड्स कैसे हैं, और प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ होता है आने वाले टाइम में कंपनी के कौन कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कंपनी इन्वेस्ट करने वाला है। तो जब कंपनी आईपीओ लाने वाला होता है, शेयर्स लाने वाला होता है, तो उसके जस्ट पहले कुछ दिन पहले वो प्रोस्पेक्टस लाता है और लोगों को बताता है हमारी कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है, आप चाहो तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो अब ये सब आप बोलो, सर अगर ऐसा बात है तो हम अपनी कंपनी का आईपीओ आने से पहले अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने के पहले जो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे उसमें अच्छा लिख देंगे। उस प्रोस्पेक्टस में हम लिख देंगे हमारी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रही है पिछले सालों से, हमारी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। पर ऐसा नहीं होता है। प्रोस्पेक्टस में आप जो भी लिखोगे वो फैक्ट होना चाहिए। अगर आप प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसे पॉइंट्स लिखते हो जो कि फैक्चुअल नहीं है, जो कि मिसलीडिंग है और जिसके कारण कल का लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उन्हें अगर डैमेज हुआ, कोई लॉस हुआ, then you will be held liable for it. Every officer who was engaged in the preparation of prospectus will be held liable for it. क्या लिखा गया? Where a person has subscribed for securities of a company on the basis of prospectus which is misleading and has sustained any loss or damage. Leading की जगह आप लोग misleading लिख लेना। एंड सस्टेन एनी लॉस और डैमेज, और जिसके कारण उसको कोई लॉस या डैमेज हुआ, एवरी डायरेक्टर और एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल एज ए डायरेक्टर और प्रमोटर शैल बी हेल्ड लायबल। जो इंगेज था उस प्रोसेस में, जो इंगेज था उस प्रोसेस में प्रोस्पेक्टस को बनाने के, जिसके कारण क्योंकि उस प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स डाले गए जो कि झूठे साबित हुए, बाद में लोगों का लॉस हुआ आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद में, तो जो ऑफिसर्स इंगेज थे उस प्रोस्पेक्टस को बनाने में, उन ऑफिसर्स को हेल्ड लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर मान लो कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आता है और मिनिमम अमाउंट जितना चाहिए उतना भी अगर सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, तो उस आईपीओ को अनसक्सेसफुल माना जाएगा और जो पैसा उसने लिया है विदिन 30 डेज उसे, जिनका एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, वो वापस करना होगा। इन केस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज इफ अ मिनिमम अमाउंट has not been subscribed and the application money not received within 30 days from the date of the issue of the prospectus or time specified by the SEBI। मतलब या तो जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था, जितना शेयर्स बिकना चाहिए था उतना बिका नहीं, या फिर जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू हुआ वहाँ से 30 दिन के अंदर में अगर आपको एप्लीकेशन मनी सबसे नहीं मिला जितना चाहिए था, तो जितना पैसा आपने लिया था उसको आपको क्या करना होगा, जो उतना आपको मिल भी गया था एप्लीकेशन मनी, उन सब का पैसा वापस आपको कर देना होगा। The amount shall be refunded within the stipulated period of time. Moreover, the directors are personally responsible for refunding the application money. और डायरेक्टर्स को ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करने का प्रोसेस है उसमें इंगेज रहना होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर आपकी कंपनी कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही है, आपकी कंपनी कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रही है जो कि मिसलीडिंग है, जो कि फ्रॉडलेंट लगता है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो इंस्पेक्टर्स हैं वो चाहें तो आपकी कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को, आपकी कंपनी के अकाउंट्स को, आपकी कंपनी में क्या क्या हो रहा है उस चीज़ को वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। नेक्स्ट, investigation of the affairs of the company as per section 129, as per section 219, the inspector is appointed by the central government to investigate the affairs of the company. Next, fraudulent conduct of the business as per section 339 subsection 1 of the Companies Act, section 339 subsection 1 के हिसाब से at the time of winding up, if it appears that the business of the company was carried out to defraud the creditors, मतलब अगर कंपनी जब वाइंडिंग अप की तरफ बढ़ता है, कंपनी को जब वाइंड अप किया जाता है कोर्ट के द्वारा, बंद किया जाना होता है, ताला लगाना होता है, उस समय अगर ऐसा फील होता है कि कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट ही इसीलिए किया गया था टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका पैसा हड़पने के लिए, या और कोई फ्रॉडलेंट पर्पज़ के लिए स्टार्ट किया गया था बिजनेस को, defraud the creditors and others for fraudulent purpose, the court, tribunal, liquidator or legal representative can take appropriate steps as deemed fit by the law. तो जो लॉ के हिसाब से appropriate स्टेप लगेगा वो स्टेप्स लिया जाएगा। नेक्स्ट, by statutory exceptions, in some cases corporate will is lifted and the separate legal entity of the company is ignored. और अगर आपको कभी पकड़ा गया कि आपकी कंपनी में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी के बैक स्क्रीन से मेंबर्स या ओनर्स ये सारे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कंपनी के कॉर्पोरेट विल को हटाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और ये माना जाएगा कि कंपनी खुद तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती है ना, उसके पीछे जो लोग इंगेज्ड हैं उन्हें सामने लाया जाएगा, एंड जो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, determining the character of the company, if it is essential to identify the residence of the company to ascertain the enemy, the real test lies in management and control of the company and the person in the real control. That means कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन लोग बैठे हैं, कंपनी किसके कंट्रोल में है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जो लोग कंपनी के मैनेजमेंट में होते हैं, जिनके कंट्रोल में कंपनी होता है, उनका एनिमी कैरेक्टर आ जाता है सामने, तो कई बार ज़रूरी होता है कि कंपनी के कैरेक्टर को डिटरमाइन किया जाए। नेक्स्ट, रेवेन्यू प्रोटेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट के टैक्सेस को नहीं पे करती, स्टेट टैक्सेस या सेंट्रल टैक्सेस पे नहीं करना चाहती हैं। दैट मीन्स जो भी टैक्सेस पेनाल्टी जो बनते हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं पर कंपनी जो है वो पे नहीं कर रही है टैक्सेस, कंपनी जो कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं कर रही है, कंपनी जो स्टेट टैक्सेस या और भी अदर टैक्स के जो सेंट्रल टैक्सेस हैं, जीएसटी है, लेट अस सपोज, वो पे नहीं कर रही है। तो अगर आप ये सोचते हो कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी के ऊपर में केस होगा, हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन दैट केस, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को आप इग्नोर कर रहे हो, आप पे नहीं कर रहे हो टैक्सेस टाइम पे, इन दैट केस in the interest of the revenue of the state, the court may disregard, कोर्ट चाहे तो डिसरिगार्ड कर सकता है, मतलब कंपनी का जो अलग लीगल स्टेटस है, डिस्टिंक्ट लायबिलिटी, डिस्टिंक्ट एंटिटी है आपसे, उसको इग्नोर कर दे। डिसरिगार्ड मतलब इग्नोर करना। मे डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनीज इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, द सुप्रीम कोर्ट observe that the income tax authorities are entitled to lift the corporate bill, क्योंकि इनकम टैक्स, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा आपका कंपनी, इन दैट केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट विल
को उठा सकता है, पर्दे को उठा सकता है, हटा सकता है एंड एक्सपोज द रियलिटीज ऑफ द ट्रांजेक्शन, और चेक कर सकता है कि बैक स्क्रीन से कौन लोग इंगेज हैं इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स में, इस तरीके के एक्टिविटीज़ में। तो वहाँ पे आप बच के नहीं निकल पाओगे कि कंपनी के ऊपर केस होगा, हम बच जाएंगे क्योंकि हम डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी हैं दोनों। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। When the corporate existence is based on fraud and improper conduct of the business, the court shall lift the veil and expose the reality. अगर fraudulent activities या improper conduct में business associated हो गया है तो कोर्ट चाहे जब भी कंपनी चाहे, जब भी कोर्ट चाहे वो कॉर्पोरेट विल को हटा के, पर्दे को हटा के एक्सपोज कर सकता है रियलिटी को। नेक्स्ट, company acting as an agent of the members. A company may consider as an agent or trustee of the members and deemed to lose personal identity in favor of the principal. कंपनी अगर चाहे तो अपने पर्सनल आइडेंटिटी को लूज कर सकता है। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। कई बार ऐसा होता है कि लीगल हर्डल्स को, लीगल ऑब्लिगेशंस को हटाने के लिए या लीगल हर्डल्स, लीगल ऑब्लिगेशन से दूर रहने के लिए ट्रेडिंग कंपनीज या यूँ कहें जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं वो भी वेलफेयर कंपनी के नाम से या एनजीओ के नाम से अपना नाम रजिस्टर करती हैं। उस सिचुएशन में चेक करना जरूरी होता है। तो एक कंपनी कई बार क्या करते हैं, लीगल हर्डल्स को हटाने के लिए ऐसा करता है। नेक्स्ट, The legal existence of a company came into effect after the certificate of incorporation as per section 7 of the Companies Act. That means कि कंपनी को लीगल स्टेटस कब से मिलता है, लीगल एग्जिस्टेंस कब से स्टार्ट होता है, या यूँ कहें कब से माना जाता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है अंडर सेक्शन 7। दैट मीन्स जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी कंपनी को मिल जाता है उस दिन से मान लिया जाता है कि उसको वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जब कंपनी के लीगल एंटिटी को, सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया जाता है, कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया जाता है। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कई बार नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को लगता है कि टैक्स नहीं पे करने के लिए जो कंपनी के ओनर्स हैं या मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के लीगल एंटिटी को सामने रख रहे हैं कि कंपनी ने टैक्स नहीं पे किया, आपको स्यू करना है, कंपनी के ऊपर केस करो, हम बच जाएंगे। उन दैट केस इग्नोर किया जाता है, हटा दिया जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी का फंडा। नेक्स्ट, फॉर इवेजन। कई बार कुछ कंपनी जो होती है टैक्स इवेजन के लिए, बचने के लिए टैक्स पेमेंट से बदमाशी करते हैं। इन दैट सिचुएशन कंपनी का जो ओनर है, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें ही माना जाता है लायबल, या जो ऑफिसर्स हैं इंगेज्ड। कई बार पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी के लीगल स्टेटस को, कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी को, कॉर्पोरेट विल को हटाया जाता है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड में इंगेज्ड है ऑब्वियसली उसको कॉर्पोरेट विल के पर्सनालिटी को हटाया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा कि कंपनी अलग है, उसके फ्रॉड करने वाले जो लोग इंसान है पीछे वो अलग हैं। या फिर कंपनी इज अ हॉक्स। अगर ऐसा भी कई बार लगता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को कंपनी को स्कैम के लिए ही खोला गया था, जस्ट कंपनी ऑन पेपर्स था, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऑपरेट ही नहीं करता है। इन दैट केस ऑल्सो उसका सेपरेट लीगल कॉर्पोरेट एंटिटी अवॉइड किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट, रेसिडेंसी स्टेटस एंड सिटीजनशिप।
जब बात टैक्स का आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस का आता है टैक्स के टॉपिक में, तो जब वहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है तो टैक्स के लॉ के हिसाब से कंपनी को क्या माना जाता है? कंपनी में बी प्रेसाइज एज एन रेसिडेंट, कंपनी में बी कंसिडर्ड एज एन रेसिडेंट, कंपनी को रेसिडेंट माना जाता है फॉर द ट्रीटमेंट अंडर टैक्स। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। As per Constitution of India, it cannot enjoy fundamental rights as a citizen of India. Can right to protect one's property is available just as citizens. कंपनी के पास में ये राइट टू प्रॉपर्टी होता है कि अपने प्रॉपर्टी को चाहे तो प्रोटेक्ट कर सकता है जस्ट लाइक अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कंपनीज।